गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो आज का टॉपिक है वो वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो आपका रहता था, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। तो ये सब क्या है, ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इन दिस कैटेगरी द अदर मेन बैंक्स ऑफ द कंट्री आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो बच्चे आपके जो कंट्री के जो बाकी के बैंक्स आते हैं जो कि आपकी पिछली कैटेगरीज में नहीं आए हैं, जैसे आपके कमर्शियल बैंक, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, आपके जितने भी अदर सेक्टर्स आपके बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपके रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उनके अलावा भी कुछ बैंक होते हैं। तो वो बैंक्स आपके कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो आपकी अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे आपका सेंट्रल बैंक आपका क्या है? सो सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। तो अपेक्स बैंक का यहाँ क्या मतलब रहेगा भाई? आपका एक डिफरेंट, ये जो है आपकी कैटेगरीज हैं, ये आपकी ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपके सभी वो बैंक्स आते हैं जो कि आपकी पिछली कैटेगरीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, सो जैसे देखा जाता है कि हमारे, ऐसे कहा जाता है कि हमारे देश में ऐसे जैसे खोज की जाती थी ना, डिस्कवरीज होती थी ना, तो ऐसे में आपकी आग का आविष्कार, आपका पहिए का आविष्कार, और तीसरा आविष्कार कहा जाता है आपकी कंट्री में आपके सेंट्रल बैंक का आविष्कार। मतलब आपका सेंट्रल बैंक क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम्स के लिए। ठीक है, मॉनेटरी यानी कि भाई पैसे का जितना भी लेन देन रहता है वो ये सब सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। ठीक है भाई, सबसे बड़ा कौन है? पूरा सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये आपका है बैंकर्स ऑफ द बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक। ठीक है, और आपकी जितने भी बैंकिंग सिस्टम, यानी कि अगर बैंक्स को भी अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है किसी स्टेट में, अगर किसी सिचुएशन में बैंक्स भी अगर वो चीज़ नहीं फॉलो कर पाते हैं, या उनको भी कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं, या फिर उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, तो वो कहाँ से लेंगे? सेंट्रल बैंक से लेंगे। तो ये आपकी कंट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक रहता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज़ टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है भाई, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को यही को मेंटेन करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो आपका सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है भाई, एंड इन रेफरेंस टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, और आपकी जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ इसका क्या सबसे अच्छा रोल इसका क्या रहता है? इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मेक पॉसिबल द वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो आपके सभी ऐसे काम कर सकती है भाई, जो पब्लिक जो आपकी एंटरप्राइजेज होती है भाई, गवर्नमेंट जो पैसा लगा सकती है वो सारा पैसा कहाँ से आता है? वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? आपका जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं? बेसिकली आपके करेंसी इश्यूज़ करते हैं भाई, आपके नोट्स वगैरह इशू करना, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, आपके सेंट्रल बैंक ही करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका सेंट्रल बैंक? बाकी के सारी बैंक्स को भी ये कंट्रोल करता है, एंड वर्क्स एज अ बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ये क्या होता है? आपका गवर्नमेंट का ये बैंक होता है। ठीक है, और इसको बैंकर्स ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। सभी बैंक्स का ये, उनसे भी ये बड़ा बैंक है। तो ये बैंक आपका क्या कंट्रोल करता है? आपके क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है भाई, कितनी उधार हो रही है आपकी कंट्री में, या कैसे कैसे काम चल रहा है, इस सब में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहता है? आपके सेंट्रल बैंक। और आप देखेंगे ये सेंट्रल बैंक जो है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे आपकी इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके इंग्लैंड का है बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका का है फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये सब हर कंट्री के पास उनका एक सेंट्रल बैंक होता ही होता है। और फर्स्ट टाइम ये सेंट्रल बैंक जो है आपका कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था आपके स्वीडन में, वो भी आपका 1668 में। लेकिन सबसे पहले काम कहाँ स्टार्ट किया गया था? काम स्टार्ट किया गया था आपके इंग्लैंड में 1694 में। ठीक है, फिर है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक। जिसका एग्जिम बैंक क्या है भाई? जो आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को जो संभालता है वो है आपका एग्जिम बैंक। ठीक है, तो इसका जो भाई कब से ये इम्पोर्ट एग्जिम बैंक आपका स्टार्ट हुआ था? वो है आपका 1 जनवरी 1982।
ठीक है। सो ये आपका जब से ये सब बैंक्स वगैरह स्टार्ट किए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो एग्जिम बैंक क्या क्या करता है, बेसिकली ये आपको फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो आपके जो आयात निर्यात वाले जो स्थिति है वो सारी के सारे ये जो काम होते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के, ये सारे के सारे ऐसे बैंक्स के थ्रू होते हैं। कैसे भाई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ऐसे बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू ट्रेडर्स एंगेज्ड इन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। भाई जो आपके ट्रेडर्स हैं, जो आपके व्यापारी हैं, जो कि इम्पोर्ट बिजनेस में या फिर एक्सपोर्ट बिजनेस में जो आपकी कार्य जो बिजनेसमैन आपके लगे हुए हैं या काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी पैसे की ज़रूरत है, कुछ भी लोन्स की ज़रूरत है, तो वो सब कौन दिलाएगा, वो उन्हें एग्जिम बैंक देगा, ठीक है। सो कुछ भी ऐसी मशीनरीज़ हैं, कोई भी टूल्स हैं भाई जो उनके पास नहीं है या फिर उन्होंने मंगवाने हैं या फिर देने हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सो दिस बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द कमर्शियल बैंक्स। भाई बैंक्स को भी जब पैसों की ज़रूरत है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी जब पैसों की ज़रूरत है, तो वो सब कौन देगा, आपका एग्जिम बैंक देगा। बिसाइड दिस बैंक प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़, आपकी लोन फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग जॉइंट अंडरटेकिंग्स इन फॉरेन कंट्रीज़। भाई अगर हमारे देश की कोई कंपनी बाहर किसी देश में अपनी ब्रांच वगैरह खोलना चाहती है, तो ऐसे में अपना जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी उनको मशीनरीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को पहुँचाया जा सकेगा ना। या फिर कुछ भी ख़रीदना है, ऐसे केसेस में इतने महंगाई है भाई, इतना पैसा लगता है नए नए प्लांट्स बनाने पर, नई नई मशीनरीज़ और टूल्स वगैरह लेने पर, तो ये सारा पैसा कौन देगा, ये आपको एग्जिम बैंक देगा। उसके बाद है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक है आपका 1988 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। भाई सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। कैसे भाई, तो वॉज टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू द जनरल पब्लिक। भाई जो आपकी जनरल पब्लिक है, जो आपके आम लोग हैं, उन तक जो है, आपको पता ही है भाई सभी के पास घर नहीं होते, ठीक है ना। भाई जिन जिन के पास घर नहीं है उनको घर के लिए लोन्स वगैरह, तो क्या रहेगा आपका, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक का क्या रहेगा भाई, ये आपके जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए जो लोन्स वगैरह है वो सब ऐसी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सो और आपका है इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। अब आपका ये इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है भाई, भाई आपकी कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना, भाई उनको फिर से खड़ा करना। भाई कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अच्छे से काम नहीं कर पाती, जो आपकी सिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा, उन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चाहिए, आपकी सिक इंडस्ट्रीज़ को आपका असिस्टेंस चाहिए आपकी गवर्नमेंट का, तो वो सब कौन देगा, आपका इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया देगा, ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज़ टू रिहैबिलिटेट द इंडस्ट्रीज़, आपकी इंडस्ट्रीज़ को रिहैबिलिटेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है भाई, उनको फिर से खड़ा करना, ठीक है। सो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर आपका जो ये बैंक है आपका इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक, ये क्या करेगा कि कुछ भी अगर आपकी ऐसी सिक इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आपकी जूट की जो इंडस्ट्री होती है, वो क्या होता है भाई नुकसान में ही चल रही होती है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद रहता है जूट आपका, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं भाई, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट अपने हैंड्स में ले लेती है और उन्हें क्या करती है, उन्हें खुद चलाने लगती है या फिर उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह देना स्टार्ट कर देती है। फिर है आपका नाबार्ड। बच्चे ये नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज़ नाबार्ड, ठीक है। तो इसका नाबार्ड का जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड बेसिकली आपकी रूरल, आपके जो नाबार्ड बेसिकली क्या करता है, जो आपके रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो आपके गांव के इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उनके अंदर ये एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, ठीक है भाई। अगर खेती बाड़ी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, किसानों को पैसों की ज़रूरत है, या फिर पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो कौन करेगा, वो करेगा नाबार्ड, ठीक है। तो बेसिकली नाबार्ड का काम क्या है भाई, पिछड़े हुए इलाकों में लोगों की जो रहने की तरीके होते हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सॉरी, तो वो सब उसमें अच्छे से प्रोवाइड कराया जाता है आपके नाबार्ड के थ्रू। सो आपके कोई भी शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, कुछ भी अगर एग्रीकल्चर के लिए, सेक्टर के लिए चाहिए, जैसे आपके किसानों को चाहिए, तो वो सब कौन देगा, वो सब आपका देगा नाबार्ड।
ठीक है। उसके अलावा आपके जो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अगर इनको भी पैसे की ज़रूरत होती है, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स आपके एग्रीकल्चर लोन्स देते हैं ना, अगर उनके पास भी लोन्स की कमी हो गई है तो वो सब कहाँ से ले सकते हैं, नाबार्ड से ले सकते हैं। ऐसे नाबार्ड क्या करेगा भाई, अगर एक्सपोर्ट वगैरह करनी है, कोई स्पेसिफिक कमोडिटीज़ हैं आपकी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सब के लिए पैसा चाहिए भाई, कोई आपको काम शुरू करना है तो इन सब के लिए पैसा कौन देगा, नाबार्ड देगा। ऐसे ही भाई सबसे ज़्यादा जो इसका ज़रूरी काम है, टू परफॉर्म रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। भाई जो गरीब लोग हैं वो क्यों हैं गरीब और उनको कैसे गरीबी रेखा से हटाया जाए, तो सबसे ज़्यादा तो गरीब लोगों को डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना। सो रूरल डेवलपमेंट जो है इनका मेन फोकस या फिर मेन एम होता है नाबार्ड का। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक भी अभी कवर करते हैं।